नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज अपने बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सभी प्रश्नावलियों के सूत्र, और ये इनमें से आपको पेपर में मिल जाएंगे। एक नंबर के अंदर आपको बहुत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कक्षा 10 के बच्चे हो तो आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो, क्योंकि 27 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 27 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और इन फॉर्मूलों में से आपको ज़रूर मिलेगा। तो अब अपने बात करेंगे जो सभी प्रश्नावलियों के आवश्यक सूत्र। इसके अलावा आपको अन्य सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी इस सूत्र के अलावा आप कोई भी सूत्र याद ना करो तो भी आपकी यानी पूरे चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे, पूरे सूत्र आपके क्लियर है। तो आज अपने बात करने जाने कक्षा 10 के सभी चैप्टर के सूत्र, यानी अनअकैडमी एजुकेटर जिनको 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उनके द्वारा जो सूत्र है इस प्रकार दिए गए हैं कि आपको पेपर में कोई परेशानी ना हो। तो सभी बच्चे, चाहे आपने तैयारी है या नहीं है, कई बच्चों की कमज़ोर है तो वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी पास होने में फ़ायदा मिला, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। एक नंबर के क्वेश्चन से आप पास हो जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना और स्किप मत करना। स्किप कर दिए तो आपके फॉर्मूले रह जाएंगे और आपकी तैयारी का भी आपको इसमें पता चलेगा। जिस बच्चे की अच्छी तैयारी है उसको इस वीडियो को देखने पे आपकी तैयारी का पता चलेगा, अभी आपको सूत्र आते हैं कि नहीं आते। तो इन सूत्र से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो बात करें चैप्टर फर्स्ट, वास्तविक संख्या। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसके अंदर जो बात करने वाले हैं, आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, एक तो HCF LCM से आएगा और एक आपके इसमें से क्वेश्चन आने वाला है HCF LCM हो गया, और एक क्वेश्चन आपके शायद अपरिमेय संख्या कौन सी है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। और आगे मैं इसमें बताता जाऊंगा भी आपको कैसा सूत्र आने वाला है। HCF LCM से आएगा तो वो इससे हो जाएगा, या तो आपसे डायरेक्ट HCF LCM पूछेगा इस को दो संख्या दे के, और या 3 दे सकता है, 2 दे सकता है, 1 नंबर में आएगा, पक्की बात है क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कोई HCF और LCM के बीच में जो संबंध होता है उन पर आधारित एक क्वेश्चन दे सकता है। तो HCF और LCM में क्या संबंध होता है अपनी बात करने वाले हैं अभी, तो ध्यान से देखना। तो यानी जो संबंध की बात करें तो HCF मल्टीपल यानी गुणा LCM, HCF गुणा LCM बराबर होता है प्रथम संख्या गुणा में दूसरी संख्या, यानी प्रथम संख्या के गुणा में कौन सी संख्या होती है, दूसरी संख्या। अगर इससे अपने HCM ज्ञात करना है HCF, तो HCF को आप इधर वाली साइड ही रखो, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या आगे वाली साइड में है, ये यहीं पड़ी रहने दो, और बट्टा के अंदर जो गुणा में इसके LCM था उसको भाग में ले जाओ। इससे आपके 4 फॉर्मूले बढ़ने वाले हैं। आपसे HCF पूछे, LCM पूछे, प्रथम संख्या पूछे, दूसरी संख्या पूछे, यानी 3 दे रखी होगी और 1 निकालनी होगी, तो आपके इस सूत्र से हल हो जाएगी। चाहे प्रथम संख्या पूछे, चाहे दूसरी संख्या पूछे, चाहे आपसे HCF पूछ ले, चाहे LCM पूछ ले। HCF पूछ ले तो LCM बटा में चला जाएगा, LCM पूछ ले तो LCM पूछा तो LCM पूछेगा तो HCF बटा में चला जाएगा। यानी प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या आगे पड़ी है, बराबर में आ गया और बटा में चला गया HCF। अगर अब आपको अगर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सूत्र जो बना है, प्रथम संख्या अगर अपने को ज्ञात करनी हो तो HCF गुणा LCM के बटा में कौन सी संख्या चली जाएगी, दूसरी संख्या चली जाएगी। यानी एक संख्या जो वहाँ रखनी है, जिसको ज्ञात करना है, वो वहीं पड़ी रहने दो, और गुणा वाली संख्या आगे जाके भाग में जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। और भाग वाली संख्या आगे जाएगी तो गुणा में जाएगी। ये दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला आ गया, HCF गुणा LCM बटा में दूसरी संख्या। और अगर प्रथम संख्या निकालने का आ गया, और दूसरी संख्या को निकालने का नीचे वाला फॉर्मूला HCF गुणा LCM बटा में प्रथम संख्या। यानी एक ही सूत्र याद हो गया ना आपके ऊपर वाला, एक सूत्र से ही आपके सारे सूत्र तैयार होने वाले हैं। सिर्फ एक सूत्र याद करने की जरूरत है आपको, HCF गुणा LCM बराबर है प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसके अलावा और सूत्र याद करने की भी जरूरत नहीं है। अब अपने बात करें दूसरी प्रश्नावली, चैप्टर 2 यानी बहुपद। चैप्टर 2 कौन सा है अपने, बहुपद। इसमें से आपके जो क्वेश्चन आने वाला है, एक तो शून्यंकों का योग दे देगा और गुणनफल दे देगा। आपसे पूछेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करो, एक तो ये क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन बनता है अपने वो शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना। तो इनको अच्छे से कर लेना भी, इन 2 क्वेश्चनों को तो छोड़ना ही नहीं है। और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, या 1 नंबर में पूछ सकता है, जैसे वक्र को काट रहा है y बराबर fx वाला वक्र को काट रहा है तो शून्य कितने, तो fx आ गया ना बीच में, तो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है आपको ग्राफ दे के पूछ सकता है।
अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, बहुपद के शून्यक है, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, और बी क्या होता है और ए क्या होता है, देखो बी तो होता है एक्स का गुणांक, और जो ए है वो होता है एक्स स्क्वेयर का गुणांक। यानी आपको द्विघात बहुपद दे रखा होगा, उसमें एक्स और एक्स स्क्वेयर का गुणांक है ना, वो माइनस बी बटा ए हो जाएंगे। और अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बटा ए। सी क्या होता है, द्विघात बहुपद का अचर पद होता है, और ए पता ही आपको एक्स स्क्वेयर का गुणांक होता है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक। और पहली प्रश्नावली के अंदर और क्वेश्चन आने वाला है एक, वो कौन सा है देख लो ध्यान से, अपरिमेय संख्या वाला। जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये क्वेश्चन कर लेना भी अच्छे से, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा सिद्ध करने वाला। द्विघात बहुपद ज्ञात करना, अगर शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तो ये सूत्र लगेगा उसमें, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, और इसको ब्रैकेट में रख के इसके बाहर के जरूर लगाना। पूरा फॉर्मूला आप बुक थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे के जरूर लगाना है। क्या लगाना है, के लगाना है, फिर के को अचर पद मानते हुए लास्ट में छोड़ देना, तो ये अपने आप हो जाएगा। अब तीसरी, दो ही सूत्र बनते हैं, देखो 2 3 सूत्र होते हैं प्रत्येक प्रश्नावली में, ज़्यादा नहीं है। तीसरे चैप्टर की बात करें, दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन से, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण के हल, रैखिक समीकरण के हल वाली 3 कंडीशन बताई थी मैंने, वो तीनों की तीनों कंडीशन याद रखना, उन पे आधारित क्वेश्चन आएगा, और के का मान ज्ञात करना। यानी 2 समीकरण दे देगा आपको और पूछेगा इसका अद्वितीय हल है, इसका कोई हल नहीं है, इसके अनंत हल है, कोई भी एक कंडीशन दे के आपसे पूछेगा के का मान ज्ञात करो, तो आपको इन कंडीशनों को याद रखना भी कौन सी लगेगी, वहाँ से के का मान हो जाएगा। आपको करवाया होगा भी A1 कैसे निकालते हैं, B1 कैसे निकालते हैं, ये 2 समीकरण होती है, उसमें पहली जो समीकरण होती है ना, उसमें A1 B1 और C1 होते हैं, और दूसरी समीकरण होती है उसमें A2 B2 C2 होते हैं। तो A1 व A2 तो x का गुणांक, और B1 व B2 y के गुणांक होते हैं, और C1 व C2 होते हैं अचर पद। तो पहली कंडीशन है अद्वितीय हल होंगे, यानी कोई भी एक हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा, और युग्म संगत होगा। पहले आना, युग्म संगत होगा, एक हल होगा। रेखा कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ध्यान रखना। तो A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 आएगा, ये ध्यान रखना भी। जो जैसे अब समीकरण लिख रहा हूँ मैं ऊपर, 2x प्लस 3y बराबर 4, और यहाँ से जो x का गुणांक है वो A1 होगा, और जो y का गुणांक है वो A2 होगा पहली समीकरण में, और जो बिना और x और y के है ना वो अचर पद में आ जाएगा। यानी x का गुणांक और x का गुणांक तो A1 और A2, y के गुणांक हो गए B1 व B2, यानी ये B1 आ गया पहली समीकरण, ये C1 होता है अचर पद। इसी तरीके से एक समीकरण और लिख लो, 3x प्लस जैसे 5y बराबर 4 है, तो 3x ये कौन सा हो जाएगा, x का गुणांक A2 हो जाएगा, और जो y का गुणांक है ये B2 हो जाएगा, और ये C2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको A1 A2 B1 B2 मानने हैं, यानी A1 बट्टा B2 का, A1 बट्टा A2 का अनुपात और B1 बट्टा B2 का अनुपात नॉट इक्वल आएगा, पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 के, लेकिन नॉट इक्वल होगा C1 बटा C2 के। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा तो रेखा कैसी होगी, जो मतलब एक दूसरे को काटेगी नहीं वही रेखा होगी, यानी एक दूसरे के समांतर रेखा होगी। कौन सी होगी, समांतर रेखा होगी। कोई हल नहीं, और युग्म असंगत होगा। क्या होगा, युग्म असंगत। तीसरी कंडीशन है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और बराबर है C1 बटा C2 के, तीनों है तो अनंत हल होंगे। और रेखा कौन सी होगी, अनंत हल होंगे, रेखा होगी संपाती, समान अनुपात की रेखा होगी संपाती, और युग्म होगा संगत। याद रखना सभी। ये नीचे और लिखा दिया कि रैखिक समीकरण के निकाय A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 आ गया, तो युग्म कैसा होगा, संगत होगा, पहली कंडीशन देखो, और हल इसमें अद्वितीय होगा, और रेखा प्रतिच्छेदी होगी, और युग्म संगत होगा, ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको ये करना है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना। आप संगत असंगत के बारे में भी पूछ सकता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया गया, अब दोबारा और बता देता हूँ एक बार, नीचे लिखा हुआ है देख लो ध्यान से। A1 बटा A2 नॉट इक्वल वाला आ गया, तो इसमें युग्म कौन सा है पहले बताया मैंने, संगत होगा। आप बिना देखे इनको करके देखा करो, आप अब बिना बुक लिए आप अपने आप सोच के देखो इसमें कौन सा आंसर आने वाला है। यानी इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम्पल लेके के मान वाले आप करके देखो रफ कॉपी में, तभी जाके आएंगे, ऐसे आपको नहीं आने वाले। दूसरी कंडीशन है A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल B1 बट्टा A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, नॉट इक्वल C1 बट्टा C2 के, तो इसके क्या हो जाएंगे, हल कितने होंगे, यानी कोई हल नहीं, रेखा प्रतिच्छेदी होगी। तीसरी कंडीशन है और युग्म असंगत होगा, उसमें A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, और बराबर है C1 बट्टा C2 के, तो युग्म संगत होगा और रेखा संपाती होगी, और इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल। ध्यान से देखो इसको,
सभी याद कर लेना भाई, ऐसे ना हो कि एग्जाम टाइम के अंदर आपको परेशानी उठानी पड़े। अब रेखाएं और पूछ ली मैंने, एक ही कंडीशन के अंदर तीनों बता दी थी, यानी एक में ही मैंने संगत और प्रतिच्छेदी वाला और सारा बता दिया और अलग अलग करके भी आपको बता दिया। ध्यान से देख लेना इसको, इस पे आधारित क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। क्वेश्चन भी बता दिया, 2 समीकरण दे के आपसे पूछेगा इनमें के का मान बताओ, तो आपको A1 बटा ये कंडीशन याद रखनी है। किसमें? प्रतिच्छेदी रेखा नाम दे सकता है, संगत दे सकता है, असंगत दे सकता है और संपाती रेखा दे सकता है। जैसे नाम दे देगा वो अनंत अल दे सकता है, कोई एक अल दे सकता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा किसमें होती है? A1 बटा A2 नॉट इक्वल, दूसरा समांतर वाले होती है और तीसरा संपाती वाली होती है। ध्यान से देख लो इनको, A1 बटा B1 और बराबर है C1 बटा A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर है C1 बटा C2 के। रेखाएं कौन सी होगी? संपाती होगी और अनंत अल होंगे। कितने अल होंगे? अनंत अल होंगे। कोई भी कंडीशन दे सकता है। चौथी प्रश्नावली की बात करते हैं अब, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र, श्रीधर आचार्य विधि से या द्विघाती सूत्र बोलते हैं इसको। तो ये द्विघाती सूत्र है भी, जैसे गुणनखंड विधि से अपने किसी के मूल ज्ञात करते हैं तो अपने इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड नाम ना दिया हो तो आप इस विधि से कर सकते हैं। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac बटा 2a, जहाँ a क्या है? एक्स स्क्र का गुणांक, b क्या है? x का गुणांक और c क्या है? अचर पद। जैसे समीकरण देखो, 2x स्क्र प्लस में 3x प्लस में 5 बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्र का गुणांक देखो क्या है? 2, यानी ये हो जाएगा a एक्स स्क्र हो गया, और b कौन सा है? ये रहा x का गुणांक, और c होगा अचर पद, c होगा अचर पद। ध्यान से देख लेना भाई। और द्विघात समीकरण अभिव्यक्ति कर ज्ञात करते हैं अपने मूल ज्ञात करने के लिए, यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए अपने अभिव्यक्ति कर की जरूरत होती है। तो d बराबर क्या होता है? b स्क्र माइनस 4ac, b स्क्र माइनस 4ac। जो ऊपर जो द्विघात सूत्र में आया d, वही d यहाँ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होती है? b स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी इसके अंदर क्या होंगे? 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न भिन्न क्या होंगे? वास्तविक मूल होंगे। और d ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा मान आएगा। इसमें क्या आएगा? 0 से बड़ा मान। नेक्स्ट जो है, आप देख सकते हो इसमें भिन्न भिन्न वास्तविक मूल आएंगे। ठीक है, आगे देखो, b स्क्र माइनस 4ac के अंदर क्या आएगा? बराबर 0, यानी 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल होंगे तो कौन सी कंडीशन लगेगी? b स्क्र माइनस 4ac बराबर 0। b स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया, यानी काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं। d स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0, कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी काल्पनिक मूल होंगे। माइनस के अंदर आंसर आएगा, क्या आएगा? माइनस में आंसर आएगा, ध्यान रखना। इसी पे आधारित भी क्वेश्चन आ सकता है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी और मूल ज्ञात करने, पक्का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और यह आपको कंडीशन वाला क्वेश्चन दे सकता है, जैसे प्रथम संख्या दूसरी संख्या वाले, और इस तरीके से आपको ध्यान रखना भी वो 2 संख्याओं का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, इस तरीके से समीकरण बना के। तो 5वीं प्रश्नावली की बात करते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के पदों का क्रम a1 बराबर a, यानी a1 a ही होता है। a2 बराबर क्या होता है? a प्लस डी। a1 क्या होता है? a होता है, यानी प्रथम पद होता है। a1 और a1 को a ही मानते हैं। a2 बराबर होता है a2 a प्लस डी। a3 बराबर क्या होता है? देखो a प्लस डी क्या होता है? d सारावंतर होता है, d क्या होता है? सारावंतर। और a क्या होता है? प्रथम पद होता है, नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना। a3 होता है a प्लस 2d, यानी जितना पद निकालना है उसमें से एक कम करते जाओ d में। जैसे a प्लस 2d आ गया, तीसरा पद निकालना है, ठीक है ना। a4 देखो, a4 में a प्लस 4 है ना, तो ये कम कर दो, 3d आ जाएगा, a प्लस 3d आ जाएगा। अब यहाँ क्या है? a प्रथम पद और d क्या है? सारावंतर। a क्या है? प्रथम पद और d है सारावंतर, ध्यान रखना। अब सारावंतर कैसे ज्ञात करते हैं अपनी बात करेंगे। सारावंतर बहुत ईजी है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, आपको समीकरण दे देगा, बोलेगा इसका सारावंतर समांतर श्रेणी दे देगा और आपको बोलेगा सारावंतर ज्ञात करो और प्रथम पद कौन सा है ये बताओ।
या आपको डायरेक्ट पूछेगा इसका 10वां पद ज्ञात करो, सिंपल से सूत्र याद है ना जिसके, वो इतने एक एक नंबर वाले क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। आपको इस वीडियो को गौर से देखना है भाई सभी को। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। डी A3 माइनस A2 भी होता है, आप A3 माइनस A2 भी ज्ञात कर सकते हो, A4 माइनस A3 भी ज्ञात कर सकते हो। यानी आगे वाले पद में से उससे पहले वाला पद घटा देना, चाहे कहीं भी घटा देना, यानी उससे आगे वाले पद में से उससे पहले वाला पद घटा देना, आपका डी निकल जाएगा। और कुछ कंडीशन, आपको कंडीशन पे आधारित सारे क्वेश्चन कर लेना। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद कैसे ज्ञात करते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक पद की बात करें तो an बराबर क्या होता है, यानी nवां पद ज्ञात करना, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ an क्या होता है, an होता है अंतिम पद, an क्या होता है अंतिम पद, और n होता है पदों की संख्या, यानी कौन सा पद ज्ञात करना है। जैसे 10वां करना है तो n की जगह 10 लगा देना। a और d तो पता ही है, सारा अंतर प्रथम पद है। AP के n पदों का योग, यानी अपने को योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करना है तो कौन सा सूत्र लगेगा, SN वाला लगेगा। कौन सा लगेगा, योग होता है सम, इंग्लिश में सम लिखा होगा, ध्यान रखना। SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। जहाँ SN क्या है, योग, SN को क्या लिखते हैं, योग। n की जगह कितने पदों का योग ज्ञात करना है, वो n की जगह लगा देंगे अपने, n की जगह वो लगाएंगे कितने पदों का योग ज्ञात करना है। नेक्स्ट जो सूत्र है n धन पूर्णांकों का योग, जैसे आपको कह दिया उसके कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, या प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो ये सूत्र लगेगा भाई। SN बराबर आएगा n प्लस 1/2। n जहाँ कौन से कितने पदों का पूछा, जैसे 100 पदों का पूछे तो n की जगह 100 लगा देना, 50 पदों का पूछे तो n की जगह 50 लगा देना। AP में a और an दिया हो तब योग ज्ञात करना, यानी अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो तो योग कैसे ज्ञात करेंगे। an के बराबर l होता है, an के बराबर ही क्या होता है, l होता है, ध्यान रखना। प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो कैसे सूत्र निकाल, अपने सूत्र कौन सा लगेगा, SN बराबर कौन सा, n/2 a प्लस an। SN बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस an। AP में अंतिम पद से nवां पद, यानी अंतिम से nवां पद ज्ञात करना हो तो कौन सा सूत्र लगेगा, अंतिम से nवां पद ज्ञात करना हो तो सूत्र कौन सा लगेगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, याद रखना सभी बच्चे। अंतिम से nवां पद ज्ञात करना हो तो nवां पद, जैसे an बराबर a माइनस n माइनस वन इंटू डी, an बराबर a माइनस n माइनस वन इंटू डी, यानी d और a तो आपको पता है, वैसे ही ज्ञात करना जैसे ज्ञात किया था, और जो माइनस लगाना है बीच में बस, यानी कौन सा पद निकालना है वो वहाँ लगा देना, और प्रथम पद लगाओगे तो अंतिम वाला लगाना भी। चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, 6 के अंदर तो भैया आपके सूत्र नहीं है, प्रमेय वगैरह है, तो प्रमेय अच्छे से याद कर लेना। प्रश्नावली 6 के अंदर प्रमेय जो एक दो प्रमेय, वो 2-3 प्रमेय जैसे थेल्स प्रमेय वो याद कर लेना अच्छे से। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, जहाँ x1 x2 y1 y2 निर्देशांक है। दो आपको निर्देशांक दे रखे होंगे, जैसे बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक, वो x1 और x2 मानने हैं, पहले वाला x1 और y1, दूसरे वाले x2 y2। अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ ले तो x बराबर होता है x1 प्लस x2/2। मध्य बिंदु के निर्देशांक में x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2/2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2, जहाँ m1 व m2 अनुपात है, जहाँ m1 व m2 अनुपात है, जहाँ m1 व m2 अनुपात है। अब अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक देखो, अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो m1 व m2 अनुपात लेने हैं। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अगर देखो क्वेश्चन के अंदर आपको अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन नहीं दे रखा तो आपको अंतः विभाजन का सूत्र ही लगाना है, अंतः विभाजन का सूत्र ही लगाना है। अगर x एक्स पर पूछ ले किसी बिंदु, जैसे कोई बिंदु x एक्स पर स्थित है तो वहाँ y 0 होता है, और y एक्स पे पूछ लेंगे तो वहाँ x 0 होता है, ध्यान रखना। और अनुपात पूछ ले आपसे तो आप इजी है, x एक्स वाला पूछे तो y वाला सूत्र लगाना है, और y एक्स का पूछे तो x एक्स का सूत्र लगाना है। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर 8 बात करें त्रिकोणमिति का
परिचय ध्यान रखना, त्रिकोणमिति के परिचय, त्रिकोणमिति के छोटे छोटे सूत्र है, उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय सूत्र सभी को आता है। एक सूत्र याद करने वाला, ये तीनों सूत्र दे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र से ही बने। सिर्फ और सिर्फ कितने सूत्र से बने हैं? एक सूत्र से बने हैं। सूत्र कौन सा? जैसे कर्ण स्क्वायर इक्वल में क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आधार ज्ञात करना है या लंब ज्ञात करना है तो लंब एक तरफ लिखो और कर्ण के माइनस में ले जाओ, जैसे आधार, दूसरा सूत्र बन गया। और आधार ज्ञात करना हो तो कर्ण के माइनस में ले जाओ लंब। बस एक सूत्र याद कर लेना आप, कर्ण स्क्वायर इक्वल में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एक सूत्र याद हो गया तो तीनों सूत्र अपने आप बन जाएंगे भी। ये लंब वाले और ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र याद करना है, एक से तीनों सूत्र बन जाएंगे। तो ये आ गया पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित सूत्र आ गए, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर ज्ञात करने का हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे ये जो लाल बट्टा कक्का वाले सूत्र है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 8वीं और 9वीं प्रश्नावली दोनों के लिए। 8वीं और 9वीं प्रश्नावली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लाल बट्टा कक्का यानी लंब बट्टे, पहला तो आएगा लंब बट्टे कर्ण और दूसरा आएगा आधार बट्टे कर्ण, तीसरा आएगा लंब बट्टे आधार। साइन का क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। कोस का होता है आधार बट्टे कर्ण और टेन का होता है लंब बट्टे आधार। जहाँ L4 लंब होता है और A4 क्या होता है? सभी को पता है, सभी को करवाया हुआ है। A4 आधार के बराबर होता है कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और जैसे कोस थीटा बराबर क्या होता है? 2 नंबर में कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी A बटे के। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? L बटे A यानी लंब बटे आधार। इस साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। साइन जैसे लंब बटे कर्ण है तो कोसेक क्या बनेगा? इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब यानी कर्ण बटे लंब हो गया, देखो। और कोस का उल्टा सेक होता है, यानी कोस क्या था? आधार बटे कर्ण। तीन ही याद करनी है, इसमें भी 3 याद होगी, तीनों अपने आप हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कोट होता है टेन का उल्टा, टेन होता है लंब बटे आधार। टेन देखो लंब बटे आधार है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट है 8वीं और 9वीं दोनों प्रश्नावलियों के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दे के आप सूत्र जरूर पढ़ लेना। इन सूत्रों पे आधारित आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक नंबर वाले सारे सॉल्व होने वाले हैं। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय सूत्र यानी व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना, उनके बारे में बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, अभी एक दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रम। और साइन थीटा और बराबर होता है जैसे 1 कोसेक हो गया, 1 कोसेक थीटा। ध्यान रखना 1 कोसेक थीटा हो गया। और अब अगर इसके बटा में 1 मान लिया, मान लो इसके बटा में 1 मान लिया और इसका बज्र गुणा करते हैं तो क्या आएगा? साइन के बटा में 1 मान के बज्र गुणा करो, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1। यानी साइन और कोसेक का मल्टीपल करना हो तो ये कट के क्या आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। इसी तरीके से कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा। कोस और सेक का मल्टीपल 1 होता है। टेन थीटा बराबर 1 बटे को थीटा और टेन थीटा बराबर एक और सूत्र होता है साइन बटे कोस। और कोट थीटा बराबर क्या होते हैं? साइन। ये भी याद रखना, टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस और कोस बटे साइन कोट का होता है। और टेन और कोट का मल्टीपल 1 होता है। अब अपने बात करेंगे सारणी के बारे में, विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। तो अब अपने ये सारणी भी अच्छे से याद कर लेना। सारणी किसी के याद नहीं है तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन और 9वीं प्रश्नावली वाले क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। तो ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात 0, 30, 45, 60, 90। और ये याद रखने की याद रखने की जरूरत है। और इतने के इतने याद है तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे पाई बटा 6, पाई का मान 180। आपको देख लो कई बार ऐसे दे सकता है भी पाई बटे 6 का मान क्या होता है? पाई बटे 4 का मान क्या होता है? पाई की जगह 180 लगाओ, पाई की जगह क्या लगाओ? 180 बटे 6 लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। इसी तरीके से पाई बाई 4 करेंगे तो 4 का डिवाइड दिया तो कितना आ जाएगा? 45। पाई बाई 3 का करेंगे तो पाई की जगह 180 रखना, तो पाई बाई 2 होता है 90। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/√2 होता है, साइन 45 में साइन 30 पे 1/2, साइन 45 में 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे कितना होता है?
1 होता है। साइन थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है, देख लो टेबल में, न्यूनतम कितना होता है अभी 0 होता है। अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है बस। और कोस थीटा करेंगे तो कोस थीटा का मान निकालने के लिए, यानी एक मान आपके इसमें साइन वाला याद रख लो, आप पूरी टेबल बन जाएगी। साइन साइन कोस का मान निकालेंगे तो ये इसके पीछे से उल्टा करता जाओ, पीछे से रख दो इसके साइन वाले मान 1, और ये आप टेबल बना लेना। एक मान याद रख के इसके उल्टे वगैरह करने हैं, और सभी को बुनवाया हुआ है, ये सूत्रसारणी अच्छे से कर लेना। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका क्या होती है अब अपने बात करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। इससे भी 3 सूत्र बनेंगे, लिखवाए हुए हैं आपको, अच्छे से नोट करवाए हुए हैं, याद भी करवाए हुए हैं। और साइंस के इससे 3 सूत्र बनेंगे, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन कोस तीनों के मान निकालने। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्योंकि साइन जिसको ज्ञात करना है उसको वहीं रखो, और दूसरी वाली संख्या को आगे ले जाओ, आगे लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। एक ये सूत्र होता है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 को एक तरफ रखो, सेक स्क्वायर की तरफ माइनस, ये 10 को ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा। 10 को इधर रखो, 1 आगे ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये बढ़िया अच्छे फॉर्मूले हैं। इतने फॉर्मूलों से आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। आगे और देखो, उससे आधारित 3 सूत्र बनेंगे। एक और सूत्र है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। एक को इधर रखो, कोट को आगे ले जाओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोट को इधर रखेंगे अपने, देखो कोट को इधर ही रखा, और एक को आगे लेके गए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी एक सूत्र से 3 बनेंगे, तो 3 इस प्रकार के सूत्र है, तो 9 सूत्र टोटल बन गए। अब ये कुछ सर्वसम्मिका आधारित सूत्र है, वो देखो। जैसे सर्वसम्मिका यहाँ आपको 8वीं क्लास से करवाते आए हैं, वही सर्वसम्मिका यहाँ है, तो ध्यान से देखना भाई। जैसे a प्लस बी की स्क्वायर आ गया, यानी a प्लस बी की स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी की होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। ए माइनस बी की होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। 2ab के साथ बस माइनस चेंज करना है, माइनस 2ab हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब करेंगे तो ए माइनस बी, और ब्रैकेट वाला हमेशा प्लस आएगा। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब करेंगे तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी आ जाएगा। अब अपने की बात करेंगे 12वीं प्रश्नावली के सूत्र। किसके, 12वीं प्रश्नावली, यानी 9वीं 10वीं और 11वीं कटी हुई है आपके। 9वीं के अंदर आपको बता ही दिए, यही फॉर्मूले लगेंगे 8वीं वाले। और 10वीं के अंदर प्रमेय है। प्रमेय पहली 2 याद कर लेना भाई। जैसे वो वर्त वाली प्रमेय है, बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाएं वाली, स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, एक बिंदु से एक खींची जा सकती है। तो इस तरीके से एक नंबर वाले क्वेश्चन करने। वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करें तो अपने वर्त की परिधि क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। 2πr होता है, पाई का मान 22/7 या 3.14। बराबर वर्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। r बराबर वर्त की त्रिज्या होती है। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो πr², r त्रिज्या है, और ध्यान रखना r त्रिज्या, और पाई का मान होता है 22/7 यानी 3.14। अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वर्त के क्षेत्रफल का आधा कर दो, 1/2 πr², 1/2 πr²। अर्धवर्त का परिमाप ज्ञात करेंगे तो पाई आर सीधा नहीं होगा भाई, पाई आर सीधा नहीं होगा, पाई आर प्लस 2d होगा, पाई आर प्लस 2r होगा। ध्यान रखना। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360, πr² थीटा बटे 360 लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे भाई, लघु त्रिज्या खंड वाले क्षेत्रफल में से, या वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दो, या ये भी कर सकते हो। एक सूत्र ये भी है, 360 माइनस थीटा बटे 360, थीटा की जगह क्या रख देंगे, 360 माइनस थीटा, बस इतना रख देना तो भी हो जाएगा। एक ये सूत्र भी है और एक मन ने लिखवाया वो है। चाप की लंबाई l और त्रिज्या r दी गई हो तब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, आपको त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल चाप की लंबाई में संबंध पूछ ले तो ये संबंध होता है। a बराबर क्या होता है, 1/2 l गुणा r, l गुणा r। अगर आपको चाप की लंबाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, तो आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो 1/2 l गुणा r। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का सूत्र वैसे क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 360, पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे 180। ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना इन सूत्रों को, सूत्रों पे आधारित ही क्वेश्चन आने वाले हैं। वीडियो स्किप मत करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें कंपटीशन एग्जाम से संबंधित 6ठी से लेकर 12वीं तक की मैथ भी मैं करवाने वाला हूँ। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्या होता है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल,
लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र देखो, तो जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल था उसमें से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा करना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान रखना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में बट्टा में कर देंगे 4। चतुर्थांश होता है 1/4 भाग, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ सूत्रों से, आपके सूत्र से ही आप पास हो जाओगे, क्योंकि छोटे क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। 31 नंबर के क्वेश्चन एक नंबर के हैं, 31%। तो आप ध्यान रखना, 31 नंबर आपके एक नंबर में होने वाले हैं कवर, तो तब सूत्र इंपॉर्टेंट है, तभी मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। अब 13वीं प्रश्नावली, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सूत्र देखो। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो 6 इंटू भुजा की स्क्वायर, 6 इंटू भुजा की स्क्वायर। घन का आयतन की बात करें तो भुजा की क्यूब होती है, घन के आयतन की बात करें तो भुजा की क्यूब होती है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ये देख लो यहाँ एक सूत्र और है, घन का विकिरण। घन का विकिरण क्या होता है? √2 इंटू भुजा। घन का विकिरण नहीं, √3 इंटू भुजा। √3 इंटू भुजा होता है, घन के अंदर क्यूब होती है इसलिए √3 लगेगा, और वर्ग के अंदर 2 होता है इसलिए 2 इंटू √2 इंटू भुजा वर्ग का विकिरण होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय सभी को याद है, 2 गुणा LV प्लस BH प्लस HL आ जाएगा। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R प्लस H। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, ध्यान से इनको याद करना भी, 2 पाई R प्लस H। R त्रिज्या, H ऊंचाई है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय ज्ञात करें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो 2 पाई RH होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्या होता है? 2 पाई RH। ध्यान से, 2 पाई RH बेलन का वक्र पृष्ठीय, त्रिज्या R और H ऊंचाई। बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर H होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर L प्लस आर, पाई आर L प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर L प्लस आर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे आगे, और L क्या होती है यहाँ पे? तिर्यक ऊंचाई होती है, ध्यान रखना। और R को आपको सबको पता है त्रिज्या होती है। वक्र पृष्ठ ज्ञात करें तो पाई आर L। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें तो पाई आर L आता है। शंकु का आयतन की बात करें तो 1/3 शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। देखो थोड़ी सी गलती होगी सूत्र में तो आपका नंबर कट जाएगा, हो सकता है आपको सीधा सूत्र ही पूछ ले। सूत्र पूछेगा इस प्रश्नावली में से, पक्की बात है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होती है रूट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, रूट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब और एक और बच गया, थोड़े अर्धगोले बच गए, गोला बच गया। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन, गोले का क्या देखेंगे अब? आयतन, आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि गोले का संपूर्ण होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा नहीं करना, आधा करके एक जोड़ दो, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन होता है गोले के आयतन का आधा, 2/3 पाई आर की क्यूब। अब अपने बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल प्रश्नावली है, लास्ट क्या, इसके बाद प्रायिकता और है, और सांख्यिकी 14वीं प्रश्नावली की बात करें, समांतर माध्य। समांतर माध्य ध्यान से देखो, सांख्यिकी की बात करनी है अब। समांतर माध्य ज्ञात करने को इसको x बार से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? x के ऊपर बार लगाते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये अपने जो आंकड़े यानी कोई भी संख्या दे रखी होगी आपको बहुत सारी, उनका पूछेगा माध्य ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो, तो आपको ये सूत्र लगाना है, उनको योग करके जितनी संख्या उनका भाग देना। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह से क्वेश्चन आ सकता है, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा वर्ग अंतराल दे के, इसकी वर्ग चिन्ह क्या आएगा? तो ऊपरी वर्ग की सीमा प्लस में निचली वर्ग की सीमा, जैसे 20 से 30 पूछ लिया, इसका वर्ग चिन्ह बताओ। तो ऊपरी वर्ग की सीमा और निचली वर्ग की सीमा, जैसे ऊपरी वर्ग की सीमा क्या है? ये
30 है, 30 और 20 50 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो 25 आएगा। यानी जो x निकालते हैं अपने उसी तरीके से वर्ग चिन्ह निकले, ऊपरी वर्ग की सीमा प्लस निचली वर्ग की सीमा बटा 2। आपको सूत्र भी पूछ सकता है। कल्पित माध्य विधि x बार बराबर क्या होता है, ये ध्यान रखना। कल्पित विधि, प्रत्यक्ष विधि, पद विचलन विधि, ये सूत्र आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है। किसमें h गुणा में लगेगा, ध्यान रखना भी। जो इंटेलिजेंट बच्चे हो वो भी ध्यान रखना, यहाँ गलती हो जाती है, बहुत से बच्चों से गलती होती है। a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, और सिग्मा मतलब जो होता है, सिग्मा का मतलब होता है योग। समांतर माध्य यानी समांतर प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे तो x बार, सभी के x बार लगेगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे, उसमें गुणा में h लगेगा, ध्यान रखना। पद विचलन विधि से x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ गुणा में h। यहाँ पद विचलन में h लगेगा, कल्पित में h नहीं लगेगा, ध्यान रखना। माध्यक ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे यदि आपको सिर्फ संख्या दे के आपको माध्यक पूछ लिया 1 नंबर में, तो यदि पदों की संख्या क्या हो, यदि पदों की संख्या सम हो, विषम हो तो इजी हो जाएगा। जैसे 9 आ गई संख्या, तो 9 आ गई तो वो विषम है, तो विषम हो तो क्या होता है, नॉर्मल सा सूत्र है, m बराबर, m माध्यक होता है, m बराबर जितनी पद है, जैसे 9 है तो 9 प्लस 1/2 यानी n प्लस 1/2वां पद। कौन सा, आरोही क्रम में जरूर लिख लेना पहले। माध्यक ज्ञात करने के लिए आरोही क्रम में अगर सिर्फ सिंपल संख्या दे रखी है तो। यदि पदों की संख्या n सम हो तो n/2वां पद प्लस में n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है ना, वो बटा में 2 लगा देना। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से, यानी वर्ग अंतराल दे के माध्यक पूछ ले तो ये सूत्र लगेगा। ये बड़ा क्वेश्चन जो आने वाला है वो इससे वर्ग अंतराल से आएगा, और सिंपल 1-1 नंबर के क्वेश्चन उसमें से आएंगे, छोटे सूत्र में से। वर्गीकृत अंक बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करेंगे तो l प्लस n/2 माइनस सी एफ संचय बारंबारता बटे f गुणा h, ध्यान रखना। माध्यक बहुलक में इनमें h लगेगा गुणा में, बड़े सूत्र में। बहुलक z बराबर क्या होता है, l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा में h। ये भी सारे करवाए हूँ अच्छे से। माध्य और बहुलक में संबंध, माध्य और बहुलक में संबंध क्या होता है, देख लो ध्यान से। इस पे आधारित क्वेश्चन दे सकता है आपको, बहुलक और माध्य दे के माध्यक पूछ सकता है, माध्यक और बहुलक दे के माध्य पूछ सकता है, और आपको दो दे के इनमें से एक पूछ सकता है। तो ये सूत्र एक ही याद रखना, ये सभी हो जाएंगे याद। 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्यक। माध्यक और बहुलक में संबंध होता है 3 इंटू माध्यक प्लस बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। लास्ट प्रश्नावली अभी ध्यान से देखना, स्किप मत करना। प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता पी, घटना के घटित होने की प्रायिकता को क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। प्रायिकता कैसे कहते किसे हैं, किसी घटना के घटित होने के चांस या संयोग प्रायिकता कहलाती है। किसी घटना के घटित होने के चांस या संयोग प्रायिकता कहलाती है। यानी जो घटना घटित होगी उसकी प्रायिकता 1 होती है, जो घटना घटित नहीं होगी वो असंभव घटना कहलाती है, उसकी प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। न होने की घटना, न होने की प्रायिकता ऊपर बार लगा देना, पीई के। घटना न होने की प्रायिकता क्या होता है, मान बार लगा देना और 1 में से घटा देना, 1 में से घटना होने की प्रायिकता घटा देना, 1 माइनस पी। अब घटना जो होने और नहीं होने की दोनों में जो संबंध होता है वो क्या होता है, पीई के ऊपर बार नहीं होना, पीई के ऊपर बार नहीं होना, और होने के अंदर होता है पीई के ऊपर पीई प्लस दोनों का योग क्या होता है, यानी घटना नहीं होना और घटना होने की प्रायिकता दोनों